हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग बताइए। जैसा कि हम लोग अभी तक ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं 12,000 प्रश्नों के इस महामारा मैराथन में। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग 430 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियाँ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे अ, भारत का मानसून अभी देखेंगे। उसके बाद जलवायु वगैरह वर्षा का पैटर्न देखेंगे। ठीक है। प्रणाम इंडिया इंडिया जी। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून रिहान जी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा 5 मिनट की देरी हो गई आने में। सॉरी इसके लिए आप लोगों से। गुड आफ्टरनून राहुल चौहान जी। नमस्ते रितु जी। जल्दी से जुड़ जाइए, आप लोग सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, और सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। ठीक है। आज हम लोग लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तेजी से। ठीक है। गार्गी मिश्रा जी गुड आफ्टरनून। सचिन वर्मा जी गुड आफ्टरनून। सोनाली मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग धीरे धीरे आते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं मिट्टियों से। ठीक है। भारत की मिट्टियाँ। ओके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे वर्षा से स्टार्ट हुआ है सेशन 433। सॉरी, आगे आपको मिट्टियाँ मिलेंगे। देखेंगे वर्षा। क्वेश्चन आपका है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल रिहान जी, आप उसके लिए परेशान नहीं हो, काफ़ी तेज़ी से हम लोग इसको कवर करेंगे आज। बिल्कुल जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत का सबसे ज़्यादा जो है वर्षा का के लिए उत्तरदायी होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपको पता है कितने वर्षा के लिए? लगभग 75%, 70 से 75% बारिश के लिए अकेला जिम्मेदार होता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। आप देखेंगे जून से लेकर सितंबर महीने के बीच में ये एक्टिव रहता है। ये ज़्यादातर आप देखेंगे। इसकी वजह से सबसे पहले बारिश कहाँ होती है बताइए? कमेंट में आप लोग बताइए। सबसे पहले बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून में कहाँ, कौन से तट पे होती है? भारत के कौन से राज्य में होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तेजी से बताइए आप लोग आंसर। सबसे पहले कौन से राज्य में होती है? 70% बता रहे हैं केरल। बिल्कुल प्रिशा जी का सही आंसर है। आप देखेंगे कि मानसून विभाग के अनुसार, आप देखेंगे भारतीय मानसून विभाग के अनुसार 874.6 mm की बारिश होती है। आप देखेंगे दीर्घकालीन वार्षिक वर्षा का जो है ये 99% होता है। दीर्घकालीन औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 99% आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है। आपको पता है कि भारत में वास्तविक वार्षिक वर्षा आप कितना होता है? 1236 mm। 1236 वास्तविक वास्तविक वार्षिक वर्षा कितना होता है? 1236.4 mm। ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सामान्य रूप से आप देखेंगे 1187 mm की बारिश होती है। 1187 सामान्य रूप से बारिश जो औसत वार्षिक वर्षा है भारत की। और आप देखेंगे वास्तविक वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो 1236 mm की बारिश होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगर इसको और भी हम थोड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग आगे हम इसको इलेबोरेट करेंगे कि इसमें कितना जो है
12 से 36 में से कितना उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, कितना वापस होती मानसून से होता है, कितना सामूहिक वर्षा से होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, बिल्कुल केरला में, मुस्कान गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, सबसे पहले केरला में इंटर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त करता है, बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। वीके श्रीवास्तव जी, आप देखेंगे तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है, कोरोमंडल तट, आप देखेंगे कोरोमंडल तट, हाँ, कोरोमंडल तट पे आपको देखेंगे सबसे ज्यादा वर्षा होती है किससे, उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी, मानसून का प्रत्यावर्तन कब स्टार्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। मानसून का प्रत्यावर्तन सितंबर अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, और आप देखेंगे नवंबर दिसंबर वाले समय में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे आप देखेंगे सबसे अधिक वर्षा होती है। ये लगभग 40 से 60% वर्षा के लिए मतलब ज़्यादा, तमिलनाडु में 40 से 60% वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून की। ठीक है, 40 से 60% वर्षा होती है। कहाँ से वो आर्द्रता ग्रहण करती है लौटते हुए मानसून, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके जो है कोरोमंडल तट पर बारिश करती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में आप देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, सबका सही है, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा, आप देखेंगे ये आपका कब आया था क्वेश्चन, 1994 क्वेश्चन आया था, 1994 आईएएस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो औसत वार्षिक वर्षा किसमें होती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, केरल में या जम्मू कश्मीर में, सबसे अधिक किसमें होती है बताइए। गुड आफ्टरनून रोहित कुमार जी, आप देखेंगे केरल में, केरल उस समय आप देखेंगे केरल में सबसे अधिक वर्षा होती है, 3606.3 की बारिश, मिलीमीटर की बारिश होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, केरल में। बादल सिंह जी बिल्कुल सही है, सोनाली मिश्रा जी सबका सही है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऋतु मिश्रा जी, स्वागत है सभी लोगों का, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। शेयर कर दीजिए एक बार सेशन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सबसे कम आप देखेंगे 894 की बारिश होती है लगभग। ठीक है, सिक्किम वाले रीजन में आप बताइए, सिक्किम वाले रीजन में कितना होती है, और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में कितनी होती है बारिश, बताइए। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग बताइएगा। आप देखेंगे 2083 की बारिश होती है यहाँ पे लगभग, और यहाँ पे आप देखेंगे 3043 की बारिश होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, केरल में। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही थी, सिक्किम में, ऑप्शन बी इसका सही था। बट इसको अपडेट कर लेंगे, केरल में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर मैक्सिमम बात करें पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बारिश जो है, औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है यहाँ पे, औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपके मेघालय के माशिन राम वाले एरिया में देखेंगे, 1150 सेमी की बारिश होती है वहाँ पे, 1150 सेमी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, माशिन वाले, चेरापूंजी और माशिन राम वाले एरिया में। मैक्सिमम आप देखेंगे कहाँ पे है, गोवा में। गोवा में देखेंगे 3931 की बारिश होती है, 3931 की बारिश होती है। ठीक है, तो अगर फिर ऑप्शन में कहीं गोवा आपको मिले तो गोवा को लगाइएगा केरल की जगह पे, केरल और गोवा दोनों मिले तो गोवा को आप टिक करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका जो है आईएमडी का डाटा है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, क्वेश्चन आएगा आगे आपको। ये आप देख लीजिए, आईएमडी,
इसका डाटा है 2021 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है, बताइए। कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली, इन सबका सही अवरोही क्रम बताइए। सही बताइए, इसका सही अवरोही क्रम बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 436, सोनाली मिश्रा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। शैलजा वर्मा, रीना प्रजापति, दीपक गौर जी, सोनल कोतारिया जी, सब लोग सही बता रहे हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कोच्चि में बारिश होती है, केरल के कोच्चि में, फिर आप देखेंगे कोलकाता में, उसके बाद पटना में, और लास्ट में दिल्ली में कम होती है। आपको पता होना चाहिए कैसे बारिश, ये बारिश का पैटर्न है। पूर्वी भाग ये है और पश्चिमी ये है। तो ये वाला पोर्शन ऐसे जाता है, बारिश सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है, फिर इस तरीके से जो है पश्चिमी घाट से पूर्व की तरफ बढ़ती है। और एक ये पूरी शाखा जो है भारतीय मानसून की, इधर से होते हुए अराकान योमा से और हिमालय के पर्वतीय पठारों से, पर्वती से जो है टकराकर घूम जाती है किस तरफ, पश्चिम तरफ। और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए ये मात्रा, इसकी वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, केरल में होगा, केरल वाले रीजन में होगा। फिर आप देखेंगे इधर भी आगे जाते हुए घटते जाएगी, यहाँ पे कोलकाता वाला रीजन, यहाँ पे पश्चिम बंगाल वाला रीजन आपको मिलेगा, यहाँ पे कम। फिर इस साइड में जब घूमेंगे तो पटना वाला रीजन इधर कहीं मिलेगा, फिर उसके बाद दिल्ली वाला रीजन यहाँ मिलेगा। तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कोच्चि वाले रीजन में आप देखेंगे 3900 के आसपास कितना है बारिश होती है ना। यहाँ पे देखेंगे 2451 की बारिश। यहाँ पे देखेंगे 1499, और यहाँ पे देखेंगे 900 के आसपास लगभग बारिश होती है, 900 है ना। ये आपका लगभग है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन के रूप में पुनः पूछ सकता है, ठीक है। बिल्कुल सोनाली मिश्रा जी सही है आपका। कौशल शर्मा जी बिल्कुल सही, प्रणाम जस्सी जी। आप देखेंगे यहाँ पे 1099 होगा आपका, 1099, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, बताइए। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है भारत में, लेह में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या चेरापूंजी में, बताइए। सबसे कम वर्षा आपको पता है, एलिमिनेशन, चेरापूंजी में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब इन तीनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि भारत का शुष्क रेगिस्तान, किसके बाद ठंडा रेगिस्तान कौन है, लेह है। सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ पे होती है, लेह में होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना होती है, 4.17 की बारिश, सेमी की बारिश होती है। अब देखेंगे, सॉरी सेमी, यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये आपका सेमी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे 36 सेमी के आसपास बारिश होती है, यहाँ पे 31 सेमी के आसपास बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा कम बारिश कहाँ पे होती है इंडिया में, बीकानेर में, सॉरी लेह में, बिल्कुल जस्सी जी सही बोल रही हैं आप। मन्नत कटियार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, बताइए। सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, या मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ, बताइए। सर्वाधिक वर्षा कौन से रीजन में होगी, अभी हम लोगों ने बात की। दीपक गौर जी सही बता रहे। देखिए पश्चिमी घाट वाला रीजन, ये आप देखेंगे ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। यहाँ पे मेघालय अगर ऑप्शन में आ गया, आपको पता है मेघालय के चेरापूंजी वाले रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व की, चेरापूंजी और माशिनराम। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये अगर जहाँ पे ऑप्शन में आ गया वहीं पे आप सीधे सभी ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, सीधे एलिमिनेट करके इस पे आ जाइए। पश्चिमी घाट में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का निर्माण हुआ है, ठीक है। केरल वाले रीजन में, मालाबार तटीय वाले रीजन में आप देखेंगे।
और हिमालय क्षेत्रों में आप देखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में, है ना, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय वाले में होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए जिसका भी है सही है बिल्कुल। शैलजा वर्मा जी का, रीना त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का समझा जाता है, इसका कारण क्या है? आप देखेंगे भारत का वार्षिक वर्षा कितना होता है, औसत वार्षिक वर्षा, है ना, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? औसत वार्षिक वर्षा आपको पता होना चाहिए कितना, 1236 mm। ठीक है, ये इसकी औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो कि काफी ज्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए, काफी अच्छा है ये। बट भारत को प्यासी धरती का देश क्यों बोला जाता है, प्यासी धरती का देश? क्योंकि आप देखेंगे भारत का जो मानसून है ना, मानसूनी देश कहा जाता है भारत को। जो मानसून आता है, वर्षा का काल होता है उसमें वर्षा का काल कितना होता है? 4 महीने, लगभग 4 महीने आप देखेंगे, जून से सितंबर के बीच में होता है, 4 महीने केवल। ठीक है, तो 4 महीने में जो बारिश होती है, भारत की मैक्सिमम बारिश किसमें होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून में 4 महीने में लगभग मैक्सिमम बारिश भारत में हो जाती है ना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लगभग 70 से ज़्यादा परसेंटेज बारिश भारत की दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, वो भी 4 जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। अब इतना तेजी से बारिश होती है तो पानी बहुत तेजी से बह जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बन के उड़ जाना, क्योंकि उस वाले समय में जून से लेकर अगस्त तक देखेंगे काफ़ी गर्म रहती है धरती भारत की। उस समय सूर्य जो है कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, आपको पता ही है। तो उस समय उत्तर भारत वाले रीजन में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, काफ़ी तेजी से जो है क्या होता है, वर्षा का जल बह जाता है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, मतलब भारत में 2-4 महीने में ही ज़्यादा बारिश होती है, बाकी पूरे साल 8 महीने लगभग गैप होता है। देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है, काफ़ी कम परसेंटेज उसका होता है, आप देखेंगे, है ना, 27 mm के आसपास आप देखेंगे उसका परसेंटेज, आप देखेंगे इतना कम रहता है। ठीक, बिल्कुल। अंजलि सैनी जी, गुड इवनिंग, थैंक यू दीपक जी। तो ये आप देखेंगे कि ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? स्वच्छालन और शौचालय व्यवस्था में सुधार। ऐसा है क्या? शौचालय व्यवस्था में सुधार से कौन सा जल लाभ हो सकता है? अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग। तो अपशिष्ट जल कितना सीमित मात्रा में निकलता है, हर जगह मान लीजिए इंडस्ट्री से निकल रहा है या बाहर से निकल रहा है, बट क्या है उसकी मात्रा कितनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी, उससे क्या हो सकता है, जल प्रबंधन बहुत बड़ा नहीं हो सकता। ये जल प्रबंधन की युक्ति हो सकती है, लेकिन भारत में जो है लागत को अधिकतम लाभ नहीं देने वाली है। वर्षा जल का संचयन, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। क्योंकि वर्षा जल के संचयन से आप देखेंगे कि भारत का जल स्तर ऊपर उठेगा, है ना, जल स्तर क्या होगा, जल स्तर आपका ऊपर उठेगा। जब वाटर का पुनर्भरण होगा किसमें, चट्टानों में, जो नीचे संस्तरित चट्टानें हैं, तो उसमें जल स्तर जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, जल का प्रबंधन अच्छा होगा और अधिकतम लाभ मिलेगा। आप देखेंगे एक और फैक्ट जान लीजिए, वर्षा में जल संचयन वाले पार्ट में आप देखेंगे सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आपको कौन सा राज्य है, सबसे नंबर 1 पे है जल संचयन में। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वाटर रिजर्वायर्स आपको देखने को मिलेंगे, टंकियाँ, तालाब, इन सबको जो है, तालाब से सिंचाई होती है वहाँ पे। ठीक, नमस्ते रेशमा बंसाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अंजलि सैनी जी, बहुत सबका सही आ रहा है। सोनर कट्यार जी, सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर, ये क्वेश्चन भी काफी पुराना है, आप देखेंगे
उस समय आप देखेंगे ये ऑप्शन बी सही हो गया आपका। जम्मू कश्मीर में अभी हम लोगों ने देखा 794.4 क्या है की बारिश होती है। तो औसत 200 मिलीमीटर की बारिश इन सभी में जम्मू कश्मीर में ही हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करें, अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है कि कौन सा ज़्यादा, तो देखिए केरल, केरल में बारिश क्या 200 से मिलीमीटर होती है? नहीं, आपको पता है अभी हम लोगों ने देखा 3606 मिलीमीटर की बारिश होती है वहाँ पे। तमिलनाडु वाले रीजन में भी देख लीजिए आप, लगभग 1500 से ऊपर जो है मिलीमीटर की बारिश इसमें होती है। कर्नाटक में भी आप देखेंगे 1400 से ऊपर मिलीमीटर की बारिश होती है। तो ये सभी रीजन जो है इसमें नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल में अभी हम लोगों ने देखा 2451 जो है मिलीमीटर की बारिश। बिहार में आप देखेंगे 1400 के आसपास। असम में देखिए काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे लगभग कितना है असम में 2083 है ना। तो इन सभी ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो सबसे कम वहाँ पे बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर आप कहें तो इसका डाटा भी मैं आपको बता दूं, इसको आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, इसका डाटा रटना आपको आगे काम दे सकता है। ठीक, पहली क्लास है निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 से 4 के बीच में हम लोगों की डेली क्लास चल रही है ज्योग्राफी की। ठीक है, उसमें हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलता है क्या, पीवाईक्यू के माध्यम से आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ इससे एक थीम्स मिलते हैं, टाइटल्स मिलते हैं, उससे आपको पता चलता है क्या कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। आपको पढ़ना कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो आप लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये श्रृंखला स्टार्ट की है। अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है: 24 घंटे में 0.5 मिलीमीटर से या 1 मिलीमीटर तक। ठीक, इन ऑप्शन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? डाटा प्लीज, डाटा प्लीज। सन्या तिवारी जी बता रही है डाटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक पेज में डाटा बता दीजिए। सोनाली मिश्रा जी बता रही हैं। ठीक है, हम लोग डाटाबेस को दे देते हैं आपको। आप यहाँ पे देख लीजिए 3606 में 1450 है ना, और कर्नाटक में आपका 1376 ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे असम में आपका देखेंगे 2083, और असम में 2083। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में 913 913 मणिपुर में, और 1961 किसमें है, त्रिपुरा में। पश्चिम में आप देखेंगे 2024 है ना। ठीक है, उड़ीसा में आप देख लीजिए 1512, इसमें देखेंगे 1512 1512 ठीक है, तो ये आप इतने डाटा को आप लिख लेंगे। इससे क्या होगा, एलिमिनेशन में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक, इससे क्या होगा, क्वेश्चन एलिमिनेट करने में मदद मिल जाएगी। ओके, क्लियर हो गई आपको डाटा लगभग। ये आपका 2024 है, ये आपका 2083, ये 983 के आसपास है। देखिए दशमलव के बाद याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ओपन डाटा रखिए एकदम पूर्णांक वाला। ठीक है, ये वाला 14 से आपको बस क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करना है 1512। ठीक ठीक, यहाँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून नित्या कुमारी जी, रश्मा बंसल जी, गुड आफ्टरनून।
यहाँ तक आपको यहाँ डाटा आई थिंक बहुत सारी मिल गई होंगी। अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा सही। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 24 घंटा में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा अगर होगी तो क्या होगा, वर्षा का दिन माना जाएगा, वह वर्षा का दिन माना जाएगा। और अगर अगर इससे कम है तो वो वर्षा का दिन नहीं माना जाएगा। विनीता जी गुड आफ्टरनून, सज्जन कुमार मिश्रा जी गुड आफ्टरनून, परशुराम तोमर जी गुड आफ्टरनून, सबका स्वागत है। सोनाली मिश्रा जी स्वागत है आपका भी। अगला क्वेश्चन है गंगा के, यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या हो गया रेशमा बंसल जी, सॉरी क्यों बोल रही हैं आप। पहला कथन आप देख लीजिए इसका स्टेटमेंट, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, वर्षा की मात्रा घट रही थी, क्योंकि समुद्र तट से उसकी दूरी कम हो रही थी। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्रता ग्रहण करके या अरब के सागर से आर्द्रता ग्रहण करके जो है दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है उसकी आर्द्रता कम होती रहती है जैसे जैसे समुद्र तट से वो दूर जाता है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ उसकी आर्द्रता कम हो जाती है, इसकी वजह से वर्षा भी कम होती है, और वर्षा कम होती है तो मानसूनी वर्षा घट जाती है। तो ये आपका कथन क्या होगा, सही होगा। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता है, बढ़ता जाएगा, आर्द्रता तारी मानसूनी पवन और ऊंची मिलती जाएगी। ठीक है। अब गंगा के मैदान में आप देखेंगे कि आप ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है, ठीक है। तो आर्द्रता की मात्रा मात्रा घटेगी तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वहां पे पवन भी ऊपर जाएगा, क्योंकि आर्द्रता के साथ पवन, जो भी पवन होता है वो नमी धारण किए हुए पवन जमीन के पास रहता है, क्षोभमंडल में नीचे की तरफ रहता है, लेकिन जैसे वो क्या होता है गर्म हो जाता है वो ऊपर चला जाता है, तो आर्द्रता कम होगा तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये भी इसका क्या है, सही रीजन बता रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है, ये इसकी सही व्याख्या करता है। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 443 का ए सबका सही है। दीपक गौर जी अपना आंसर ठीक कीजिए। रितु जी पेपर को लेकर परेशान मत होइए, हम लोग इसी श्रृंखला के माध्यम से सभी चीज़ें कवर करा दे रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, हम लोग यूपीपीसीएस का एक बहुत ही अद्वितीय नाम से एक अच्छा काफ़ी इनक्रेडिबल बैच हम लोग लाए हुए हैं। इसमें आपका फास्ट रिवीजन हो रहा है ना। आप ऐप पर सभी चीज़ें, आपको सभी क्लास वाइज टॉपिक वाइज चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके सभी सब्जेक्ट अलग अलग टीचरों के माध्यम से हम लोग काफ़ी फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। क्विक रिवीजन है आपका। 50 दिनों का एक हम लोग क्या लाए थे, अद्वितीय सीरीज लाए थे। तो आप उस क्रैश कोर्स को इनरोल कर सकती हैं और काफ़ी तेज़ी से उसको पढ़ सकती हैं। आपका टेंशन कम हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें दे रहे हैं फ्री मटेरियल यूट्यूब पे, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग कहाँ पे दे रहे हैं, ऐप पे। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि चीज़ें सब कवर कर जाएंगे, कुछ छोड़ी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना है अलग से, तो क्या होगा आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए और दिन रात बैठकर उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन करके हम लोग इसको आगे ले चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिस्थितियां और कारण। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, कारण बता रहा है उत्तर पूर्वी मानसून। ऐसा है क्या, नहीं। हिमालय में हिमपात, आप देखेंगे हिमालय में हिमपात किसके कारण होता है, तुंगता मतलब अल्टीट्यूड, ऊंचाई की बात कर रहा है, ये अल्टीट्यूड है ना, ऊंचाई की बात कर रहा है, किसकी, ऊंचाई, यानी कि हिमालय में ऊंचाई के साथ हिमपात होता है। क्यों होता है, आप देखेंगे क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वायु का टेम्परेचर घट जाता है, टेम्परेचर घट जाता है, क्यों, और किसकी डेंसिटी कम हो जाती है,
इसको सामान्य लैप्स दर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सामान्य लैप्स दर, जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक 1 किलोमीटर पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, तो जो बारिश होगी हिमालय पे वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? बर्फ में, बर्फबारी में, तो हिमपात में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हिमालय में हिमपात किसकी वजह से होगा? ऊंचाई के कारण, तुंगता के कारण। तो ऑप्शन बी आपका सही मैच है। बी का टू किसमें है? बी का टू किसमें है? बी का टू दो ऑप्शन में है, दो काट दीजिए। बी और डी काट दीजिए, दो में है। ए का क्या है? कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। कारण क्या है? ये भी किसके कारण है? अक्षांश की वजह से है। तो ए का 5 किस में है? सी में। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए कट जाएगा। दो से ही आपने क्या कर लिया? आंसर निकाल लिया, सिर्फ दो से ही आंसर निकाल लिया। देखिए, किसी को समझना है, किसी को फास्ट चलना है ना, तो इसमें ये समझ में नहीं आता कि अगर फास्ट चलें तो आपका समझना छूट जाता है, और अगर समझाएं तो फास्ट नहीं हो पाता है। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकता है। समझने का काम आप लोग क्या कीजिए? क्लास में कीजिए। किसमें? जो क्लास हम लोग ले रहे हैं ऐप पर, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे तेजी से चलना है तो हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बस इसके लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट है बताते जाएंगे। ठीक। पश्चिम बंगाल से पंजाब की तरफ आते आते वर्षा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने बात की, समुद्र से दूरी के कारण वो वर्षा कम हो जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ ये अगर इंडिया है ना, इस तरीके से हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये वाला रीजन। ठीक है। ये जो ये वाला रीजन है ना, तो ये जो पूर्वी शाखा है ना, मानसून की पूर्वी शाखा जो पश्चिम बंगाल से, अरे बंगाल की खाड़ी से जाती है, अराकान योमा, यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है अराकान योमा। ये पर्वत श्रेणी से यहाँ से टकराती है, और ये हिमालय का जो पूरा रीजन है ये यहाँ से टकराकर वापस आती है इस तरीके से। तो जिस तरीके से ये पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, भूमध्य रेखा से इसकी दूरी बढ़ती जाती है, साथ ही साथ ये समुद्र तल से दूर होता जाता है, समुद्र तल से इसकी दूरी होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसकी आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? उसका वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। तो समुद्र से दूरी इसका सही हो जाएगा। सतलज गंगा का मैदान शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, किसकी वजह से होती है बताइए? कुछ वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। आपको पता है उत्तरी पूर्वी मानसून किसकी वजह से वर्षा होती है शीतकाल में? सतलज गंगा के मैदान में। भूमध्य सागर से चलने वाले जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, मतलब पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं हम ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पूर्वी मानसून में हम देखेंगे बारिश होगी। कौन से रीजन में? सतलज गंगा के मैदान में। यहाँ पे कौन सा राज्य है? आप देखेंगे पंजाब हो गया, पंजाब, हरियाणा है ना, दिल्ली, और क्या है? दिल्ली के साथ साथ आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा आप देखेंगे राजस्थान वाले रीजन में भी होगा। राजस्थान वाले रीजन में इस वर्षा को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग तेजी से। इस वर्षा को जो शीतकाल में वर्षा होती है राजस्थान वाले एरिया में। राहुल राय जी कह रहे हैं मध्यम मार्ग को चुनिए सर जी। मध्यम मार्ग, बिल्कुल हम लोग मध्यम मार्ग से चलेंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत जहाँ जरूरी है वहाँ एक्सप्लेन करते जाएंगे, बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे। सर सब्जेक्ट कंप्लीट है और डर लग रहा है फिर भी। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पढ़ लिए होते हैं सब कुछ, लेकिन उसमें हम लोग कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अपने आप को चेक नहीं किए होते हैं। तो कॉन्फिडेंस लाने का तरीका एक ही है, जाइए मार्केट से टेस्ट सीरीज लाइए, कि रोज का भी टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिलेगा, और अन्य टेस्ट सीरीज जो भी है उसको लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक पढ़िए टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लाइए और तो उसको सॉल्व कीजिए। उसको सॉल्व करने के बाद आपके मार्क्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मावठ बोला जाता है, किसी ने अभी बताया नहीं क्या बोला जाता है? मावठ बोला जाता है, जो राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये शीतकालीन जो वर्षा होती है क्या करती है? गेहूं के लिए काफी फायदेमंद होती है। आपको देखेंगे इस समय ठंडी में भी ये पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है। यही जो हिमपात होता है ना, शीतकाल में हिमपात कहाँ होता है? हिमालय के ऊपर। तो उसकी वजह से काफ़ी ठंडी ठंडी पवनें दिल्ली की तरफ बहती हैं, तो दिल्ली में काफ़ी ठंडी मिलती है आपको देखने को। ठीक है। बिल्कुल सही है।
शीतलहरी भी उसका कारण आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जलढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। अर्धशुष्क क्षेत्रों की बात कर रहा है, कौन कौन से अर्धशुष्क क्षेत्र हैं यहाँ पे। जलढाल विकास का प्रमाणक, जलढाल विकास, इसमें जलढाल विकास क्यों किया गया है, उसका चिन्ह क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन बता रहा है स्टेटमेंट, बड़े पैमानों पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो। अब ढाल की स्थापना से वर्षा जल का वाष्पन रुकेगा क्या, ऐसा है क्या, बताइए। दूसरा, मृदा बंध, मृदा संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भौम जल का पुनः भरण होता रहे। तीसरा, गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि सैल स्तर से जल का निष्कासन हो। और चौथा, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय तंत्र की स्थापना करना। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जल ढालों की स्थापना, बड़े पैमाने पर जल ढालों की स्थापना। आप देखेंगे शुष्क वाले क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 टैंकों की स्थापना की गई है। किसकी वजह से, किसके कारण, कि जल उसमें एकत्रित हो और उससे क्या हो, जल संचयन हो और तेजी से जो जल का वाष्पीकरण हो जाता है वो न हो। और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आप देखेंगे बारिश काफ़ी कम होती है, तो यही जो जल संचयन होता है उससे सिंचाई होती है। लगभग 1.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इससे सिंचाई होती है। किससे, 1,28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इससे सिंचाई होती है। आपको पता है किससे, इस सिंचाई के लिए किसका निर्माण किया गया है, 1,20,000 टैंकों का निर्माण किया गया है ना, टैंकों का निर्माण। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक। बी होगा, बहुत सारे लोग, मृदा बंध, मृदा संरक्षण उपाय, वृक्षारोपण का उत्क्रम आके मृदा की संरक्षित और प्रभाव जल का, बी। देखिए आप लोग इसको फिर सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, आप लोग इसको सुधार कर दीजिए। ऑप्शन ए की जगह पे आप ऑप्शन डी लगाइएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे जल तट का बंधीकरण, यानी यही टैंकों का निर्माण ये हो रहा है ना, टैंकों का निर्माण, इसको कहते हैं जल तट का बंधीकरण। और बाकी सभी डाटा आपके सही हैं। जलाशय तंत्रों की स्थापना होगी जिसकी वजह से क्या होगा, सिंचाई इसी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सब लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे माफ कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे ए लगा दिए थे। ठीक, क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे जब जल का संचयन होगा तो उससे सिंचाई होगी, ये इतनी टैंकों का निर्माण होगा और सिंचाई होगी, इसकी वजह से शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में आप देखेंगे कृषि संभव हो पाता है, कृषि संभव हो पा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथन आपका कह रहा है भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, क्यों बताइए। भारत में अंतर्देशीय मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, कारण बता रहा है भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, बिल्कुल 4 महीने में होती है, कारण भी सही बता रहा है। और अंतर जल मार्गों का पर्याप्त विकास न होने का कारण क्या है, 4 महीने में बारिश होती है, उसके बाद 8 महीने सूखा, तो सूखा में क्या होगा, जल का अभाव हो जाएगा। जल का अभाव होने की वजह से उसमें क्या जलमार्ग में परिवहन हो पाएगा, उसमें जहाज चल पाएंगे, जल का तट जो है गहराई कम होगी तो उसमें जल जितने भी वाटर कह सकते हैं क्या, पानी के जहाज हैं वो उस पर नहीं चल पाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, अधिकतर भागों में जिसका विकास नहीं हो पाया अंतर्देशीय जलमार्ग का। अभी आपने देखा कि अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में कहाँ से,
प्रयागराज से हल्दिया तक का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्टार्ट हुआ था, और बनारस से भेजा गया था पहला टूरिस्ट। उसका नाम बताइए आप लोग, क्वेश्चन आ जा सकता है कभी। ठीक है, गुड इवनिंग चंचल राय जी। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शीतकालीन वर्षा की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन वर्षा को देखा, शीतकालीन वर्षा की बात करेंगे। इसका आंसर बताइए आप लोग। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ से? पश्चिमी विक्षोभ से। और ये अपनी आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से ये किस तरफ चढ़ती है? उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ। उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करती है ना? ये आपका भूमध्य सागर से और अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से। कौन से महीने में चलती है ये बताइए? कौन से महीने में चलती है? अक्टूबर और नवंबर वाले समय में। दिसंबर में भी आपको देखने को मिलता है। दिसंबर में देखेंगे लौटता हुआ मानसून होता है। सॉरी, शीतकालीन वर्षा भी होती है। ठीक, ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा भारत में उत्तरी मैदानों में होती है। कौन सा रीजन है मैंने बता दिया? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं आपको? आगे आगे बढ़े हम लोग तेजी से। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है बताइए? पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या दक्षिणी पूर्वी मानसून से? हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, आपको पता होगा। उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून है, मानसून का प्रत्यावर्तन, लौटता हुआ मानसून। हाँ, इससे आपको बारिश मिलेगी, लौटता हुआ मानसून। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोरमंडल तट पे आपको मिलेगा ये बारिश कर। ठीक है, कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर वाले महीने में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही हो गई? आपको समझ में आ गई? दक्ष सिंह जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। मुस्कान गुप्ता जी सी बता रही हैं। अंजलि सैनी जी, राहुल राय जी सी बिल्कुल सही, सबका आंसर सही आ रहा है। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है कथन। क्या है? भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा, सही बात है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। बिल्कुल आपको पता है, उत्तर पूर्वी मानसून जाड़े में सक्रिय होती है, जिसकी वजह से उत्तरी मैदान में जाड़ों में वर्षा होती है। लेकिन ये जो मैदानों में जाड़ों में वर्षा होती है, किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, कुछ वर्षा होती है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 409 ये बता रहे हैं नीतम जी, नीतम यादव। पिल्ला जी भी ये बता रहे हैं। दक्ष सिंह जी ये बता रहे हैं। वर्तमान रुद्र जी, ए सबका ये आ रहा है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही बता रहे हैं सब लोग। कथन और कारण दोनों सही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। क्यों? कारण कथन दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। किसकी वजह से होती है आपको पता होना चाहिए। ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है ना? तो यहाँ पे कारण तो सही है, लेकिन ये दोनों सही है। बारिश तो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी बी बताया वो सही है। कुमार सुरेंद्र जी, दक्ष सिंह जी, बोथ राइट बट एक्सप्लेन नॉट। बिल्कुल, वर्तमान रुद्र जी सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। ठीक है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका।
गुड आफ्टरनून मानसी जी। मुस्कान गुप्ता जी गलत हो गया, कोई बात नहीं। इसका आंसर बताइए। आप देखेंगे प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। बिल्कुल सही कथन है। आप देखेंगे जब शीतकाल में क्या होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, आर्टिसीजेड आप शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ। तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम वाले एरिया में भारत के क्या होगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वायुमंडलीय उच्च दाब होगा और ताप वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, ताप कम होता है, ये बात कथन सही है आपका। भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पड़ती है, ऐसा नहीं है। देखिए उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा के कारण ऐसा नहीं होता निम्न ताप की प्रति चक्रवाती स्थितियां, ये पहले से विद्यमान होती है। किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आप देखेंगे ये पहले से विद्यमान होती हैं, किस वजह से ये पहले से विद्यमान किस वजह से होती हैं, इसका आंसर बताइए। एग्जाम कैसे निकाले, एग्जाम निकालने की बहुत सिंपल रणनीति है। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट डिस्कस करूँगा, है ना। अगर आप लोगों के पास समय है तो 5 मिनट में आपको डिस्कस करूँ। आप लोग बताइए तेजी से, बताइए अगर आप लोग सुनना चाहें तो बताएं। यहाँ पे देखेंगे कारण इसका ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशाएं रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो है पहले से रहता है, जिसकी वजह से प्रति चक्रवाती दशाएं पहले से उत्पन्न रहती हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसका गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है, बताइए। क्वेश्चन बताइए, आपको पता होना चाहिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। फोर 451 क्वेश्चन बताइए। रातों में जागने से निकलता है। जी सर बताइए। देखिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक कहानी है, काफ़ी फेमस कहानी, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो सुना होगा। एक लड़की होती है, किसकी लड़की होती है, किसी साहूकार के यहाँ काम करने वाली महिला की पुत्री होती है। ठीक है, उसकी लड़की होती है। तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और वो नहीं जाती है, किसके लिए, काम के लिए नहीं जाती है साहूकार के पास। तो उसको दवा दिलाने के लिए क्या होता है, उसकी मम्मी को दवा देने लाने के लिए वो लड़की खुद साहूकार के पास जाती है पैसा लेने के लिए। ओके, अब पैसा लेने के लिए जब वो जाती है तो साहूकार या सेठ जो है वो क्या होता है, उसमें अपने काम में बिजी होता है और छोटी सी लड़की होती है, उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। कई बार उसने माना, ठीक है, कई बार मांगा, कई बार उसने कहा मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे मम्मी के पैसे चाहिए, मेरे मम्मी के पैसे चाहिए, जो उसके काम के पैसे थे। ठीक है, और वो आ नहीं पा रहे थे इसलिए पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब साहूकार ने कहा कि नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो फिर वहीं पे रुकी रही, गई नहीं। उसने कहा मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर दोबारा उसने कहा पैसे नहीं है, जाओ। फिर तीसरी बार जब उसने कहा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो उसने कहा जाती हो कि मैं तुम्हें बताऊं, एक डंडा लिया हाथ में। चौथी बार कहा, डंडा तानते हुए उसने कहा भागो कि अभी मारे। तो उसने उतनी ही इंटेंसिटी से क्या कहा, उसने कहा मुझे मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सेठ जो है ठिठका, वो पीछे की तरफ हटा। जब पीछे की तरफ हटा तो जिसके कारण उसके मन में पता नहीं क्या कैसे अचानक से परिवर्तन हुआ, और वो क्या किया, जाकर अपने गले से पैसा निकालकर उसको दे देता है। तो इस कहानी से आपको एक चीज लेनी है, क्या लेनी है, उस लड़की में ऐसा क्या था, ऐसा क्या था उस लड़की में जिसकी वजह से उसे पैसा मिला, क्या बताइए, ऐसा क्या था, उसके पास था दृढ़ता।
उसके पास था जिद, उसके पास थी त्वरा, उसके पास थी तीव्र इच्छा, उसके पास थी टिके रहने की क्षमता, है ना। नेगेटिव कंडीशंस में भी, जब वो पीटने के लिए तैयार हुआ था तो भी। तो अगर आपको चीजें सिर्फ चाहिए तो नहीं मिलेंगी, अगर सिर्फ चाहिए तो नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्या करना है, एग्जाम निकालना है और आरओ बनना है, तो ये क्या होगा, बहुत सामान्य इच्छा है, बहुत सामान्य इच्छा है, ठीक है, इससे नहीं मिलेगा आपको। आपको चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे बनना ही बनना है एग्जाम किसी भी कंडीशन में। जब ये कंडीशन आपके पास आ जाएगा तो आप क्या होंगे, आप 100% देने के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। 100% जब आप देंगे ना, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा सब चीज़ें एकदम सिंपल है। ये मेरी जो है, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे जीत कर ही रहूँगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। प्रेमलता विश्वकर्मा जी क्या कहना चाह रही हैं? बिल्कुल जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद्दी लड़की, जिद्दी। अगर जिद रही नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे फॉर्म पड़े हैं, 10 लाख से ज़्यादा आप देखेंगे आर ओ में। तो मिलेगा किसको, जिसको चाहिए चाहिए, जिसको एक्सट्रीम ज़रूरत है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो अपने आप को 100% उसके लिए डेडिकेट करने के लिए तैयार है, उसी को मिलेगा। ये छोटी सी कहानी थी, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिसको चाहिए ही चाहिए उसे मिलेगा, जिसको सिर्फ चाहिए नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, ठीक है। किसकी तरफ कम हो जाती है, अभी हम लोगों ने देखा, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आप देखेंगे किसकी तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ इसकी मात्रा घटती जाती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर से जब उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ पवनें चलती हैं तो आर्द्रता जैसे जैसे वो पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगी कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे इधर ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से अगर सॉरी यहाँ से अगर प्रवेश कर रही है ना, इधर वाले रीजन से अगर प्रवेश कर रही है पश्चिमी विक्षोभ, तो आप देखेंगे पंजाब हरियाणा इस वाले रीजन में बारिश करते हुए दिल्ली से जाते हुए उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाते जाते ये काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि ये इधर इस वाले रीजन से भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है और इतना दूरी चलने में उसकी आर्द्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में काफ़ी वर्षा कर देती है, ये वर्षा कर देती है और आर्द्रता समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वर्षा की मात्रा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका ये आपका क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, ठीक है। सन 2004 की सुनामी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित क्षेत्र था उसका, बताइए। मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट, बताइए। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन था? टिक वाले ऑप्शन सर लिखकर पढ़ाना क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, लिख कर पढ़ाएं, लिख कर पढ़ाने में क्या होगा ना कि आपको टाइम लग जाएगा, फिर हम लोग इसको जल्दी से कवर नहीं कर पाएंगे। आप लोग सुन लीजिए इसको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार सुन लीजिए। वर्धमान रुद्र जी बता रहे हैं कोंकण तट, गलत है आपका, ठीक है, गलत है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाए, कोरोमंडल तट। सबसे ज्यादा प्रभावित को किसे किया था, कोरोमंडल तट, किसे, कोरोमंडल तट को प्रभावित किया था। दक्ष सिंह का सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। मुस्कान गुप्ता जी, प्रवीण किसकी बात कर रही हैं? सी बिल्कुल चंचल जी का सही है, सचिन वर्मा जी का सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट सही हो जाएगा। आप देखेंगे सुनामी, सुनामी एक जापानी शब्द है, कौन सा शब्द है, जापानी, है ना, सू और नामी से बना हुआ है। सू का मतलब क्या होता है, हार्बर, हार्बर, है ना, और ये इसका मतलब क्या होता है, वेव, है ना। तो बंदरगाही पवन तरंगे या महासागरीय तरंगे, ठीक है, किसके कारण होती है, आप देखेंगे जब आप देखेंगे महासागरीय तलों में भूकंप होता है, भूकंप, भूकंप होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी दरार पड़ती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी दरार या भ्रंश तल का खिसकना या भूस्खलन जब इसके अंदर होता है ना, भ्रंश तल के सहारे नीचे खसकना, इसकी वजह से क्या होता है, सुनामी आता है। तो 2004 में आप देखेंगे कोरोमंडल तट पे सुनामी आया था
उसी समय सुनामी वार्निंग, उसके एक साल आप देखेंगे हैदराबाद में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित किया था भारत ने 2005 में, ठीक है। 25 दिसंबर की रात में आई थी। बिल्कुल प्रवीण पंडित जी, आपका फैक्ट काफी अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ पे? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हैदराबाद। कब किया गया था? 2005 में। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी, बताइए कहाँ? कहाँ उसका मुख्यालय बताइए। साइक्लोन। साइक्लोन रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, चिंता मत कीजिए, सभी चीजें कवर होंगी यहाँ पे, ठीक। सचिन कुमार मिश्रा जी 2005, उसका सी ऑप्शन आया जोधपुर। इसका आंसर बताइए आप लोग, 455 वाला। आप देखेंगे नई दिल्ली में इसका जो है क्या है, मुख्यालय है, विभाग स्थापित किया गया था। कब? आप देखेंगे 1875 में इसका स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। फिर उसके बाद आप देखेंगे पुणे में इसको स्थानांतरित किया गया था। फिर 1944 में आपको देखेंगे दिल्ली में, पुणे में 1928 में स्थानांतरित किया गया था, कोलकाता में 1902 में ये था। उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली में स्थानांतरित किया था 1944 में, 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। आप और एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका सेंटर कहाँ है भारत का? ये आप देखेंगे पुणे में है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अंजलि माथुर जी, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, न्यू दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। इसमें बताइए, आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। मिस बिल्कुल मुस्कान गुप्ता जी, आपका आंसर सही है, आपने सबसे पहले दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका आंसर बताइए 456 नंबर वाले का, बताइए 456 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप देखेंगे बाढ़ सबसे ज्यादा कौन से रीजन में आता है भारत के? उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में, ठीक है। भूकंप हिमालय के गिरिपाद वाले क्षेत्र में कौन कौन सा रीजन हो जाएगा यहाँ पे, आप बताइए। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सूखा, सूखा सबसे ज्यादा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात आप देखेंगे उत्तरी उड़ीसा और झारखंड वाले रीजन में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ए का 3 किस में है? 2 में है, 2 कटा। बी का 1, बी का 1 सिर्फ 2 में है। सी का 4, सी का 4 किस में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल। परमानंद आपका सही है। बी, सचिन कुमार जी, मुक्ता जी, अंजलि सैनी जी, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, बिल्कुल आपको पता है क्यों हुई है। आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है टर्सरी संरचना है और एक नवीन वलित पर्वत है, अभी उसका निर्माण जारी है, ठीक है। तो अभी देखेंगे उसकी ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है। तो जब उसका निर्माण जारी है और वलित पर्वत ऊंचाई की तरफ उठेगा तो क्या होगा? वहां पे जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें क्या होगा? भूस्खलन होगा। और कारण क्या है? मानव निर्मित जितने वहां पे नए नए बिल्डिंग्स हैं, वहां पे पुल हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है? भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? कथन सही हो जाएगा। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य भी हुआ है, आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे वहां विस्फोटक से सीधे उड़ा दिया जाता है पहाड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, है ना। जिसकी वजह से भी वहां भूस्खलन के लिए दरारें मिल रही हैं और उसके लिए प्रवण क्षेत्र भी मिल रहा है। भूस्खलन क्या है?
गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है किसका, बड़े बड़े पहाड़ों का जमीन की तरफ, नीचे की तरफ खिसकना भूस्खलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे यहाँ पे इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। ये जिसने भी दिया सबका सही है, प्रवीण पंडित जी सबका सही है, अंजलि सैनी जी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। बताइए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, बताइए, इसको बताइए आप लोग। कथन सही है, आपको पता है बिल्कुल, पूर्वी तट अधिक प्रभावित होता है। उड़ीसा में आप देखेंगे सबसे ज्यादा चक्रवात, उड़ीसा वाले रीजन, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, क्या ऐसा है क्या? भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक मेखला में पड़ता है, ऐसा है क्या? बताइए इसका आंसर बताइए। परमानंद टेलीकॉम ये बता रहे हैं 458, 58 पे आइए। पहला आंसर आया सेना ऑफिशियल चैनल का, वो ए बता रही, दीप्ति त्रिपाठी जी ए बता रही, सचिन वर्मा जी ए बता रहे हैं, सुप्रिया जी भी बता रही हैं। तो सिर्फ एक लोगों का यहाँ पे देखेंगे सही होगा। किसका सही होगा? सुप्रिया जी का, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। अब देखेंगे ये आपका दोनों कथन और कारण सही तो है, लेकिन व्याख्या इसका सही नहीं है। व्यापारिक पवनों की मेखला में नहीं है पूर्वी तट, ठीक, ओके। यहाँ पे कथन और कारण सही है और इसका सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, ठीक है, आपको पता है। ये आपका भ्रंश तल के सहारे अवस्थित है, तो ये आपका कथन सही है। कारण क्या है? कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है। कोयना बांध कहाँ है? एक भ्रंश तल पर अवस्थित है, जिसके जलस्तर में अगर वृद्धि हो रही है तो अधिक सक्रिय हो जाता है क्या? भूकंप। ये कारण भी इसका सही, आप देखेंगे कोयना में जो है जल स्तर बढ़ने की वजह से भूकंप आप देखने को मिलेगा। आपको पता है जनरली प्रायद्वीपीय वाले रीजन में एक भूस्थिर क्षेत्र माना जाता है इसको। ये भूकंप जोन के सबसे फर्स्ट वाले रीजन में आता है, जब सबसे कम वाले रीजन में होता है, ठीक है। रेशमा बंजल जी क्या हो गया, आप सारी क्यों बोल रही हैं, क्या रीजन हो गया? सचिन कुमार मिश्रा जी ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी अभी डिस्कस किया, बताइए। ठीक है। तो जनरली जो प्रायद्वीपीय वाला रीजन है ना, वो कब सबसे कम भूकंप जोन में आता है, सबसे कम वहाँ भूकंप आती है। बट ये देख रहे हैं महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, यहाँ पे कोयना जो डैम बनाया गया है, उसमें जलस्तर की वृद्धि की वजह से उस पर क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से भ्रंश तल के सहारे क्या हो रहा है, भूकंप का निर्माण हो रहा है, ठीक है। गुजरात आया है आंसर सचिन कुमार मिश्रा जी का। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा कहाँ आती है? गुजरात में। 460 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। अभी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। अनूप कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में देखेंगे चक्रवात काफी आता है, हुदहुद चक्रवात, ये सब बहुत सारे चक्रवातों का नाम हमको पता है, जो पूर्वी तट पे सीधे आकर टकराती है। चक्रवात आप देखेंगे पश्चिमी तट से अपेक्षा पूर्वी तट पे ज्यादा एक्टिव रहती है, ज्यादा सीधे टकराती है आकर, ठीक है। चक्रवात बेसिकली आप देखेंगे निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, जिसके चारों तरफ हवाएं जो है अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकलती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है ना, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा वहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा जान माल की क्षति होती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, 461 नंबर वाला क्वेश्चन बताइए।
461 वाला क्वेश्चन बताइए। 461 461 क्वेश्चन बताइए। 461 डी, शेखर राजपूत। आपको पता होना चाहिए कर्नाटक का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, वहाँ जो जोन नंबर किस में आता है, जोन 2 में आता है। जोन 2 में जो सिस्मिक जोन है, आपको पता होना चाहिए भारत का सिस्मिक जोन डिवाइड गया है, उसमें जोन 2 में आता है। सबसे कम यहाँ पे भूकंप क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम। बाकी ये सभी देखेंगे उत्तराखंड, कच्छ और ये हिमालय, ये जोन किस में आता है, जोन 5 में। अति सघन यहाँ पे देखेंगे तीव्र तीव्र भूकंप आते हैं, तीव्र भूकंप वाले जोन में है ये, है ना। और कौन कौन सा है ये रीजन इसमें पाया जाता है तीव्र वाले में, जोन 5 में कौन कौन है आप देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा यहाँ मेंशन कर देते हैं आपको। जम्मू एंड कश्मीर, है ना, लद्दाख, लद्दाख, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, और यहाँ ऊपर लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। साथ ही साथ आप देखेंगे कच्छ का रण, ये भी आपका जोन 5 में आता है, कच्छ का रण। और साथ ही साथ अंत में आप देखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपका पूरा लिस्ट हो गया। ठीक, जोन 5 में जितने भी भारत के राज्य आते हैं, ये इसका लिस्ट है। ठीक, कौन सा, जोन 5, जोन 5। तीव्र भूकंप, सबसे तीव्रतम भूकंप आती है यहाँ पे, सबसे तीव्रतम भूकंप। ठीक है। मुस्कान गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तेजी से कमेंट करते जाइए, आंसर बताते जाइए। ठीक है, भारत को कितने भूकंपीय जोन अंचलों में विभाजित किया गया है, आपको पता होना चाहिए। कितने कितने, 5 में, 4 में, 6 में या 7 में, बताइए। 4 जोन में डिवाइड किया गया, कितने में, 4 जोन। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, फर्स्ट तो है ही नहीं, फर्स्ट आपको मिलेगा सीधे जोन सेकंड से स्टार्ट है, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, ये 4 जोन है। फर्स्ट में आप देखेंगे सेकंड वाले जोन में फर्स्ट वाला भी जोन शामिल कर लिया गया है। ये सबसे कम यहाँ पे भूकंप आता है, सबसे कम। ये देखेंगे मध्यम, मध्यम आएगा। ये अगर देखेंगे सघन, सघन भूकंप। और ये आप देखेंगे तीव्रतम भूकंप, तीव्रतम। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना पोर्शन एरिया को कवर करता है, भारत के 40.4% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। ये आपका 70% के आसपास कवर करता है ना। सॉरी, 30%, 30.4%। ये आपका 17.9%। और ये आपका 10.9% के आसपास भौगोलिक क्षेत्र, भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का इतना कवर करता है। ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये जोन है। आप देखेंगे इस वाले रीजन में कौन सा क्षेत्र आता है, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। ओके, इस वाले जोन में ये आता है। आप इसमें देखेंगे एक चीज और देखेंगे आप, इस वाले जोन को तो हमने पहले से देख लिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम। उसके बाद इस वाले जिन जोन में देखेंगे, मध्यम वाले में देखेंगे लक्षद्वीप आ गया, लक्षद्वीप आ गया। इस वाले में देखेंगे हिमालय क्षेत्र का जो बचा हुआ भाग है, हिमालय का बचा हुआ क्षेत्र,
आप देखेंगे इसमें बिहार आ जाएगा, सॉरी इसमें बिहार आ जाएगा ना, तो इस वाले रीजन में बिहार आएगा सबसे ज्यादा, दिल्ली भी इसमें आ जाएगा। ठीक, ओके। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, जोन जितने भी हैं जिसमें क्या है बिल्कुल, मानस सर जी भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जितने भी जोन है आप उसमें नोट कर लेंगे, कौन सा राज्य इसमें है, उसमें कितनी तीव्रता की भूकंप आती है। आप देखेंगे यहाँ पे जोन फैक्टर की बात करें, जोन फैक्टर, जोन फैक्टर क्या होता है, जो भी जो है भूकंप आता है वहाँ के भूगर्भिक संरचना को जो है कितना जो है क्षति पहुंचाता है, लगभग उसके हिसाब से जोन फैक्टर निकालते हैं। तो जोन फैक्टर भी सबका अलग अलग है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जोन फैक्टर किसका है, 0.36, ये आपका इसका है, इसका 0.24, इसका जो है 0.8 और इसका 0.10। ठीक है, ये आपका जोन फैक्टर है। जोन फैक्टर मतलब जितना भी गुरुत्वीय त्वरण है क्षैतिज धरातल को कितना प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में बात होती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे जोन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, पश्चिम घाट हो गया, पश्चिम घाट, ठीक है। बाकी आप देखेंगे लखनऊ वाला क्षेत्र है, और भारतीय मैदान जो है, भारत मैदान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, मैदान यहाँ पे देखेंगे उत्तर के मैदान का दक्षिणी भाग, ये आपका इसमें पड़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें होंगी। यहाँ पे गुजरात को भी शामिल कर लीजिए। गुजरात कौन से रीजन में, जोन 4 में। ठीक, ये जोन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, बताइए। बिल्कुल सही कथन है, बाढ़ बढ़ गई है, आपको पता ही है। गाद के निक्षेपण के कारण, गाद के निक्षेपण के कारण घाटियां की गहराई में कमी हो गई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। इसका आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि गाद के निक्षेपण के कारण जो क्या होता है, नदियों का जलस्तर गहराई कम हो जाती है, और जल वो अपने जलस्तर जो उनका जो पर मतलब बेसिकली उनका एक होता है ना, जितने जलस्तर पे वो बहती हैं उससे ऊपर होकर बहने लगती है, जिसकी वजह से उनका पानी बाहर की तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आता है। गाद वहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, सिल्ट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसका कारण भी सही है। तो कथन और कारण सही है और उसकी व्याख्या भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे भारत का भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या असम, बताइए। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बताइए, आंसर बताइए तेजी से आप लोग। अंजलि सैनी, चंचला रानी, राजेश कुमार, सूरज कुमार, अंजलि सैनी, विकास श्रीवास्तव, सबका ए आ रहा है। गहराई कम होती है तो पानी ज़्यादा नहीं होगा सर, बिल्कुल पानी बाहर की तरफ बह जाएगा। ओके 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 बिल्कुल, पिल्ला जी सही बता रहे हैं आप। परमानंद जी डी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आप देखेंगे बिहार, बिहार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। बट हम बात करेंगे जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की, तो 328 स्टेशन बनाए गए हैं फ्लड फोरकास्टिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 328 सब स्टेशन बनाए गए पूरे भारत में। देखेंगे पूरे भारत में 22 राज्य ऐसे हैं, पूरे भारत में 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है बाढ़ग्रस्त माने जाते हैं। बाढ़ग्रस्त एरिया ये है आपका, बाढ़ग्रस्त। ठीक है,
तो 22 राज्य, इन सभी राज्यों में कुल मिला के आप देखेंगे 328 स्टेशन बनाए गए हैं। स्टेशन का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? फ्लड फोरकास्ट फोरकास्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, कि बाढ़ का जो है पूर्वानुमान, बाढ़ का पूर्वानुमान करने के लिए, पूर्वानुमान किसका? बाढ़ का। तो सबसे ज्यादा स्टेशन कहाँ पे है? 44 स्टेशन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी जो बाढ़ग्रस्त एरिया को 3 पार्ट में बांटा गया है, उच्च बाढ़ग्रस्त एरिया, निम्न मध्यम और निम्न बाढ़ग्रस्त एरिया। उच्च वाले में देखेंगे पूर्वी, जो उत्तर प्रदेश इसका पूर्वी क्षेत्र है वो जो है लगभग 40 से 45% जो है उच्च बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहाँ पे है? पूर्वी क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, सेकेंड नंबर पे स्थान आता है किसका? 43 सब स्टेशन है जो है कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में। तो ये आपका पूरा क्या होगा? बिहार में आप देखेंगे कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, वहां पे काफी तेजी से मार्ग परिवर्तन करती है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ काफी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नए डाटा के हिसाब से देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेशन कहाँ है? यूपी में सबसे ज्यादा बाढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? बताइए। अभी हम लोग ने देखा कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र? इसका आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल, काफी अच्छा नाम है आपका, लाला लाली प्रोमैक्स डगलस जीजा। ये नाम किसने रखा है? काफी अलग और यूनिक है। ठीक है, अंजलि सैनी जी बिहार बता रही हैं, दीपिका शर्मा जी, रेशमा बंसल जी, सचिन वर्मा जी बी बता रहे हैं, पूर्वी। बी बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं। 465 बताइए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सही है सबके आंसर। पूर्वी क्षेत्र, कौन सा पूर्वी क्षेत्र? अब देखेंगे बिहार वाला रीजन है ना, बिहार वाला रीजन। और दामोदर भी देखेंगे किसके लिए परेशान करती है? पश्चिम बंगाल को परेशान करती है। दामोदर भी उनको क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी जो है बिहार का शोक है। पूर्वी वाले रीजन में देखेंगे उत्तर प्रदेश और जो है बिहार और ये सब रीजन इसमें आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वी रीजन में हमने बात कर लेंगे। ये एक्चुअली में यूपी की बात हो रही है ना, ये तो यूपी में हमने बात किया 40% क्षेत्रफल जो पूर्वी क्षेत्र है वो किससे प्रभावित होता है? फ्लड से प्रभावित होता है। ठीक है, उच्च फ्लड से। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र बताइए। प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र। हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन काफी अभी हम लोगों को करना है, तेजी से हम लोग इसको करेंगे। आप लोग आंसर देते जाइएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी का क्षेत्र, बाढ़ वाले काली मिट्टी का कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भूकंप सबसे ज्यादा हिमालयी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। सूखा, सूखा कहाँ है? पश्चिम मध्य भारत क्षेत्र में। सुनामी भारत का दक्षिणी क्षेत्र में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी, मिट्टियां आ गए यहाँ पे, आपको देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसको और कौन सी मिट्टी बोला जाता है बताइए? कपास की मिट्टी। ना, भारत का चर्मोजेम, भारत का चर्मोजेम। ठीक, चर्मोजेम मिट्टी। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण आपको पता है कौन सी मिट्टियां? रेगुर मिट्टियां, इसको रेगुर मिट्टियां भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर। कौन सी? रेगुर। ओके, रेगुर मिट्टियां, इसको काली मिट्टी। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन से आप देखेंगे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है।
काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा के, दक्कन ट्रैप के जो है, दक्कन ट्रैप वाले के उत्तर भागों में जितने भी विशेषकर क्षेत्र हैं, जैसे कि आप देखेंगे केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला रीजन है, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, बताइए, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या झारखंड में, या महाराष्ट्र में? बताइए। 468 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 468। परमानंद तेलुकाम जी डी बता रहे हैं 67 का सही है आपका। अंकित राणा जी बिल्कुल सही है आप लोगों का। सचिन कुमार मिश्रा जी रेगुर बिल्कुल सही है। दक्कन का पठार बिल्कुल। लाला लाली बिल्कुल। सोनल जी आपका भी सही है डी। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी कहाँ पे देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र में। और पूरे इंडिया में बात करें फर्स्ट पे तो कहाँ पे होगा? फर्स्ट आपका हो जाएगा कहाँ पे? मालाबार, मालाबार तटीय क्षेत्र। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी का विस्तार होता है कहाँ में? केरल में। उसके बाद कहीं आपका महाराष्ट्र का नाम आता है ना, उसके बाद आपका कहीं महाराष्ट्र का नाम आता है। ओके ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महाराष्ट्र बिल्कुल, जिसका भी महाराष्ट्र है वो सही है। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी ट्रैप के रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं, कथन है। ठीक है, और कारण आपका बता रहा है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है बता रहा है। ठीक है, ये आंसर बताइए आपको, इसका कारण और कथन सही है। दक्षिणी ट्रैप की बात हो रही है, दक्कन ट्रैप की बात हो रही है, रेगड़ मिट्टियां यानी रेगुर मिट्टिया की बात हो रही है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कारण, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। आपको ये क्या दिया गया है? रेगुर मिट्टिया में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, बताइए। गलत ऑप्शन है, तो कारण इसका सही नहीं है। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। आप देखेंगे रेगुर मिट्टिया जितने भी हैं, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अकॉर्डिंग आप देखेंगे पूरे भारत में 5.28 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में जो है ये रेगुर मिट्टियां फैली हुई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या प्रचुरता किसकी मिलेगी। प्रचुरता आप देख लीजिए, काली मिट्टी में किसकी प्रचुरता मिलेगी आपको? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम आपको मिलेगी, चूना, है ना, उसके बाद आप देख लीजिए फास्फोरिक अम्ल, है ना, इन सब की प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, है ना, पोटास, इन सब की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कमी, कमी किसकी देखने को मिलेगी आपको? इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, और किसकी? ह्यूमस की कमी, जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ जिसे ह्यूमस बोलते हैं, जैविक पदार्थों की कमी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इस वाली मिट्टी में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा जिसमें कौन सी मिट्टी में कौन से जो है कंपोनेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं और कौन जो है कम है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होता है आपसे पूछ लिया जाता है। बिल्कुल रेशमा जी, तो इसका कारण तो सही है, लेकिन सॉरी कथन तो सही है बट कारण गलत है, क्योंकि ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं होती है।
इसका अभाव होता है, इसका अभाव होता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। सभी स्टूडेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर जरूर कर लीजिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही बात कही गई है। दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कपास की खेती के लिए काफी फेमस है। कारण क्या बता रहा है? जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा है क्या? जैव तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में होता है? नहीं, अभी हम लोगों ने देखा है, गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। जी सर, बिल्कुल रेशमा जी, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए तेजी से आप लोग, और कमेंट करते रहिए आप लोग सही आंसर का। ठीक है, सी जिसका भी है सही है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से स्वतः कृष्य मिट्टी किसे कहा जाता है? स्वतः कृष्य मिट्टी। आपको पता होना चाहिए कि जो है काली मिट्टी की जलधारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, काफी तगड़ी होती है। आपको पता होना चाहिए जो है इसमें आपको पता है कि जब ये गीली होती है तो ये कैसी होती है? चिपचिपी हो जाती है ना। और जब ये सूख जाती है तो दरार युक्त हो जाती है ना, कठोर और दरार युक्त हो जाती है। जिसकी वजह से इस जितने भी मिट्टी का जो ये क्षेत्र होता है वो सतह कृषि के जैसा दिखने लगता है, मतलब अपने आप जुता हुआ खेत की तरह दिखने लगता है। तो ये कौन सी कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो कपास के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सचिन वर्मा जी, सी सबका सही आ रहा है, सही है, सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां कहाँ पे? छत्तीसगढ़ मैदान में, राय सरयू पार मैदान में, या मालवा पठार में, या शिलांग में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 475। टॉप 3 मोस्ट आंसर लिए जाएंगे। टॉप 3 मोस्ट, सॉरी, फर्स्ट आंसर लिए जाएंगे। सबसे ऊपर वाले, कपास की काली मिट्टी रेशमा बंसल से सही है आपका। टॉप 3 आंसर लिए जाएंगे। टॉप 3 आंसर लिए जाएंगे, बताइए। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बताइए, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी किस? लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? लावा मिट्टी। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल, रेशमा बंसल जी का सही आंसर आया है, मालवा पठार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे मालवा पठार वाले रीजन, दक्कन ट्राइब का रीजन जो है, ठीक है, वहाँ पे जो है बेसाल्टिक रप्शन की वजह से देखेंगे बेसाल्ट चट्टान का पूरा प्रसार हो गया है, यहाँ पे काली मिट्टी का एक सतह देखने को मिलता है। ठीक। बिल्कुल लाला लली जी, आपका भी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मालवा पठार के प्रमुख मिट्टी कैसी है? आपको पता है कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी। कैसी है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। कौन सी है? बताइए। कौन सी इसमें है? काली, लेटराइट, जलोढ़, या लाल? बताइए। अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया काली मिट्टी की जल धारण क्षमता काफी अच्छी होती है। इसमें बालू जो है 40% और सिल्ट जो है लगभग 50% होता है, जिसकी वजह से इसकी जल धारण क्षमता काफी अच्छी होती है। बिल्कुल करिया होती है, काला होती है। बिल्कुल लीलावती जी। लीला लाली, बहुत सही। भोजपुरी में भी आप बात करते हैं। हम लोग एक्चुअली में पूर्वांचल क्षेत्र से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भोजपुरी काफ़ी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, काफ़ी मीठी है। खैर, वहाँ के जो संगीत जितने भी सिंगर्स हैं ना, उसको जो है बदनाम कर चुके हैं। इतना जो है क्या किए हुए हैं, गलत सॉन्ग का फॉर्मेशन करके, मतलब अच्छे गाने वहाँ पे नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्ण रेखा नदी घाटी प्रदेश, राजमहल पहाड़ी प्रदेश, या पलामू प्रदेश? इसका आंसर बताइए। 475 नंबर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राजमहल पहाड़ी वाले प्रदेशों में आप देखेंगे काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है, आपको पता है। क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल क्रिप्स ने कहा था रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है, बिल्कुल अभद्रता फैला दिया गया है। सोनाली मिश्रा जी सही कह रही हैं। हाँ, भोजपुरी काफ़ी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, और बहुत सारे रीजन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही साथ आप देखेंगे बिहार वाले रीजन में बहुत बोले जाने वाले ये एक बोली है, ठीक है, भाषा नहीं है, बोली है। क्रिप्स चक्र के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यतः एक परिपक्व मिट्टी है, बिल्कुल सही बात है, तो बी भी आपका सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता उच्च होती है, अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसा कब हमने डिस्कस किया? ऐसा डिस्कस किया क्या? क्या आपने अभी पढ़ा है? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन से रीजन में पाई जाती है? आप देखेंगे मालाबारी तटीय प्रदेश, राजस्थान, हाँ, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, सॉरी, राजस्थान में नहीं, मालाबार तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ओके, डी 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 बिल्कुल सही है, सबका सही है इसमें। लेटराइट मिट्टी, अब लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं। भारत में लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही बात कही गई है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ऐसा है क्या? उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है, बताइए। आप देखेंगे कि इसकी लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ओके, तो ये आपका सही है। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध न होकर इसमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है, इसका क्या होता है? अभाव पाया जाता है, इसमें इसका अभाव पाया जाता है, गलत हो गया। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे ये भी गलत है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका। देखेंगे ये आपका नान अनउर्वर होती है, कम उर्वर होती है, कम उर्वर। बट जब इसमें उर्वरक मिला दिया जाता है तो इसमें कपास आपको, है ना, गन्ना, काजू, कहवा, है ना, ये सब जो है, ये सब आपको देखने चाय, ये सब फल, सॉरी, फसल इसमें उगाए जाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी सी शुक्ला, राहुल जी बिल्कुल स्वागत है सभी लोगों का। डी इज राइट आंसर। रेशमा जी आप गलत बता रही हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 4 इसमें सही है, 2 और 3 गलत हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 गलत हो जाएगा। 2 और 3 गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। 1 and 4 इज द राइट आंसर, एंड बाकी जो है जो भी ऑप्शन है गलत है, डी गलत है। ओके, सी सही होगा, बिल्कुल। ध्यान दीजिए रेशमा जी, आप पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता में कम है। शुद्ध रोपित क्षेत्र की बात कर रहा है, शुद्ध रोपित क्षेत्र, है ना, बताइए। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटराइट प्रकार की, इसका एक और नाम है, आप याद रख लीजिए, मखरला इसको बोलते हैं, स्थानीय नाम इसका मखरला है, लेटराइट प्रकार की है, बताइए। सॉरी सर, कोई बात नहीं रेशमा जी, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। 4 बजे से होगी आपकी जो है हिस्ट्री की मैराथन, ठीक है। आप लोग लगातार क्लास कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, यही तो डेडिकेशन है। अगर आप इस समय लगातार क्लास करते गए तो क्या होगा, आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे एग्जाम आते आते। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्रफल उस कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? कथन कारण 478 नंबर क्वेश्चन, सी शिवांगी
किशोरवानी, दक्ष सिंह जी सी बता रहे हैं, उमाप्रीत बी बता रहे हैं। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बट लाइव नहीं हो पाती हूँ। देखिए एक फैक्ट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है किसके बारे में, काली मिट्टी में। उसको ठीक कर लीजिए। एक फैक्ट थोड़ा एरर हो गया। काली मिट्टी का जो हम लोगों ने क्षेत्र बात किया था, वो एक्चुअली में लाल मिट्टी का क्षेत्र हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा एरिया है, एमपी, महाराष्ट्र, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हालांकि इसमें दोनों कॉमन था, एमपी सिर्फ नहीं है, हम लोगों ने बात किया था महाराष्ट्र। ये जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक। बाकी जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है उसमें मालाबारी तटीय जो है क्षेत्र काफी फेमस है। केरल, केरल में इसका जो है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, केरल वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में नाम आता है। ठीक, ओके, ये चीजें आपको क्लियर है। यहाँ पे आप लोगों से जो है, सॉरी, मॉर्निंग में कितने बजे क्लास होती है? मॉर्निंग में देखेंगे अभी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, 4 से 6 तक आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है पूरा मैराथन क्लास। ठीक है, 4 से 6 आपको पूरी मैराथन क्लास मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तेजी से इसको कवर करते हैं आज। ये क्वेश्चन बताइए, लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? लेटराइट मिट्टी मिट्टी कहाँ मिलती है बताइए। लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? बिल्कुल, गर्म पानी तो यहाँ पे नहीं है, जो पानी है वो भी ठंडा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। एक्चुअली में आप देखेंगे कि लगातार बोलने से आवाज़ जो है थोड़ा सा प्रभावित होती है। बिल्कुल ठीक है सोनाली मिश्रा जी। महाराष्ट्र, डी, जिसने भी डी बताया है सही है। आप देखेंगे लेटराइट मिट्टी जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र वाले रीजन में, मालाबार तटीय वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। डी डी डी, जिसका भी डी है सही है, बिल्कुल सही है। डी सही है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य कहाँ है? आप देखेंगे मालाबार तटीय प्रदेश में। हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे, मालाबार तटीय प्रदेश कहाँ है? केरल वाले रीजन में। केरल वाले रीजन में आपको इसकी प्रधानता देखने को मिलेगी। गुड आफ्टरनून लवकुश जी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? बताइए, सही नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। बिल्कुल, लेटराइट मिट्टी आप देखेंगे ज्यादा बारिश होने की वजह से अपक्षालित हो जाती हैं, है ना। मालाबार तटीय रीजन में आप देखेंगे, केरल वाले रीजन में, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से उसके जो जैविक तत्व हैं, जो क्या होते हैं, जो पौष्टिक तत्व हैं, वो अपक्षालित होकर नीचे चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये कम उर्वर होती हैं। कम उर्वर होने की वजह से क्या होती हैं, ये अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ, इसको माना जाता है ये बहुत सी अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, इनकी उर्वरता कम हो जाती है। तो ये भी सही है। इसमें चूना नहीं पाया जाता है, चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, बिल्कुल दक्ष सिंह जी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप आंसर। बहुत सारे लोगों का सही आंसर है। अंजलि सैनी जी, बिल्कुल सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। सुषमा पाल जी। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दोमट और जलोढ़ मिट्टी की बात आ गई। दोमट और जलोढ़ मिट्टी, ये आपका जो है भारत का सबसे ज्यादा सर्वाधिक भाग पे जो है विस्तृत भूभाग पे फैला हुआ मिट्टी है, आपको पता होना चाहिए। 33.5% भाग पे, साढ़े भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 33.5% भाग पे जो है ये फैला हुआ है। आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा आप देखेंगे सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? डी डी सबका सही है, बिल्कुल सोनाली मिश्रा जी सबका सी सही है। डी जो दे रहा है वो गलत है। जलोढ़ मृदा, दक्ष सिंह जी सही बात, सही कर रहे हैं आप। दक्ष के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी जो कैसे रंग की होती है? पीले रंग की, है ना, पीले रंग की। ठीक, ये आप देखेंगे कि
जब जलोढ़ मैदान जो है, नदियां जो लाती हैं क्या, बारिश के कारण जो, सॉरी, जो नदियां गाद लाती हैं उत्तर पर, मतलब हिमालय से, या ऊपर से जो है नीचे की तरफ बहने वाली जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, गाद लाती है, मैदान में जाकर उसको फैला देती हैं, वो जलोढ़ मिट्टियां कहलाती हैं। जो पुरानी मिट्टियां हैं, जो ऊंचाई पर हैं, जो जलोढ़ से थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है कछारी मिट्टियों को, एक बांगर और एक खादर। ठीक है, खादर जो है जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा, हाँ। और बांगर क्या होती है, पुरानी, है ना, जो ऊंचाई पर होती है, पुरानी। जो नया नया बाढ़ आता है ना, तो वो जो गाद और मिट्टी जो है इकट्ठा कर देता है, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, खादर। और जो पुरानी होती है ऊपर ऊंचाई की तरफ, वो क्या होती है, बांगर मिट्टी। तो बांगर इसमें क्या हो जाएगा, ये देखेंगे रक्ताभ पीला भी होता है, रक्ताभ लाल भी होता है, देखेंगे पीला रंग का होता है, रक्ताभ भूरा, रक्ताभ भूरा, इसका कलर क्या होता है, इस कलर का होता है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण का क्षमता सबसे कम होता है, बताइए। सबसे कम किसका होता है, बलुई दोमट मृदा का सबसे कम जल धारण क्षमता होता है। क्यों, किसकी, इसके रवे काफी बड़े होते हैं, इसके रवे काफी बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े और मोटे होते हैं, इसकी वजह से इनमें हवा का आगमन ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक ठीक, हवा का आगमन बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से ये कम मिट्टी धारण करते हैं। दुमिट्टी मिट्टी, लोम मिट्टी, किसे कौन सा कण मिलता है, बताइए। दुमिट्टी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही है दक्ष सिंह जी, ए ए ए ए सचिन वर्मा जी ए बता रहे हैं। 86 नंबर क्वेश्चन बताइए, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन बताइए। 86 नंबर क्वेश्चन बताइए, 86। आप देखेंगे दुमटी मिट्टी में आपको क्या मिलेगा, बालू भी मिलेगा, चिकना कड़ भी मिलेगा, पांसू कड़ मिलेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, किसी भी मिट्टी में लगभग बहुत सारी चीजें मिलती हैं, प्रधानता उसकी भले कम और ज्यादा हो, तो सभी प्रकार के कड़ इसमें मिलेंगे, इसमें सभी प्रकार के कड़ मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल ऑल, बिल्कुल, वीही जी सही है आपका, वीही जी का आंसर सही है, चंचल रानी जी का भी सही, चंचल रानी का। अगला क्वेश्चन, पश्चिम राजस्थान की मिट्टी, पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान का है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, है ना, झुंझुन, अलवर, सॉरी, ये सब इलाका जो जालौर वाला इलाका है, वहां पे आप देखेंगे किसकी अधिकता है, कैल्शियम, चूने की अधिकता है। वहां की मिट्टी कैसी है, लवड़ी है, लवड़ी और क्षारी मिट्टी है ना, लवड़ी और क्षारी मिट्टी। चूने की प्रधानता के कारण आप देखेंगे, चूने की प्रधानता के कारण, है ना, चूने की प्रधानता के कारण वहाँ की मिट्टी कैसी है, लवड़ी और क्षारी मिट्टी। ठीक है, ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा, सबका सही है, बी बी सबका सही है। अगला क्वेश्चन, फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, कौन, नाइट्रोजन कौन बढ़ा देती है, बताइए आप। मटर, कौन कौन से फसल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, ये भी बताइए आप लोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कौन कौन से फसल कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आप बताइए, तेजी से बताइए इसका आंसर, तेजी से आंसर बताइए। हम लोग नजदीक है 500 आंसरों के, 500 क्वेश्चनों के, हम लोग पास काफी समय कम है, तेजी से करते हैं। पुतनी मिट्टी, किसकी बात कर रहे हैं, सोना सोनू जी, मटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, आप बताइए। उड़द, उड़द आप देखेंगे भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें उगाई जाती है, जिसमें उड़द जो है काफी फेमस है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हरी खाद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरी खाद, हरी खाद भी इसको बोला जाता है। ओके, बिल्कुल, मटर दाल जो है होता है। उसके बाद आप देखेंगे कौन कौन सा बीन जो होता है, बीन्स होता है ना। उसके बाद बार बार बेंजो भी होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अल्फा अल्फा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ठीक है, अल्फा 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 अल्फा।
अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर, करो जाइए, इसके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का बाहुल्य, इसका रंग किसके कारण होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण। इसमें लाल मिट्टी में देखेंगे फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लाल होती है। लेकिन जब ये पानी से मिल जाती है, पानी से घुल जाती है, तो ये पीली हो जाती है। ठीक है। जल योजित होने के बाद ये पीले रंग की दिखती है। तो इसमें फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इसको लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस तत्व की सर्वाधिक कमी है भारतीय मृदाओं में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 491, क्वेश्चन नंबर 491, बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग। 491 क्वेश्चन का आंसर बताइए। जी बिल्कुल दक्ष जी, अंजलि सैनी जी सी बता रहे हैं, का सी होगा, बिल्कुल सही है। 91 बताइए, 91 आप देखेंगे किसका, जस्ता की कमी होती है। भारत के मृदाओं में सबसे कमी किसकी ज़्यादा होती है, जस्ता की, जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे बिल्कुल जस्ता की सबसे कम कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के मिट्टियों को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा है क्या, गलत है। हिमालय में आप देखेंगे वर्षा ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अपक्षालन होगा, तो ह्यूमस सभी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमस की कमी होती है वहाँ पे। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, वनाच्छादित है, बिल्कुल सही है ये आपका, वनाच्छादित तो है। ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जिसका भी है सही है, बिल्कुल डी। वीके श्रीवास्तव, अंजलि सैनी जी, बिल्कुल डी 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 जस्ता, बिल्कुल। पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, बताइए। किस मिट्टी से आप देखेंगे, पांसु बलुई लोम या चिकनी मिट्टी। सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में आप देखेंगे मिलेगा, किससे, चिकनी मिट्टी में। सबसे अधिक पानी किससे मिलेगा, चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए। जल धारण क्षमता आप देखेंगे सबसे ज्यादा इसमें होता है, 50% से कम गाद होता है, और 50% से कम इसमें जो है मृतिका और बालू होता है, 50% से ज्यादा चिकनी मिट्टी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है, बताइए। ये आंसर बताइए 494 का। अब देखेंगे मृतिका, इसका जो है व्यास क्या होता है, 0.002 से कम होता है। गाद आप देख लीजिए 0.002 से 0.06 के मध्य होता है, एमएम के मध्य ये इसका जो है क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए 0.06 से, सॉरी, एमएम से 2 mm तक आप देखेंगे कि मध्य इसका व्यास किसका होता है, महीन बालू का। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है, ये जिसका भी है सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय क्षारीय एवं मृदा। ठीक है, अम्लीय क्षारीय एवं मृदा। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। सबको पता है 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उर्वर मृदा जो 7 से पीएच कम होता है वो क्षारीय मृदा होती है, और 7 से अधिक होता है तो, सॉरी, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा। ठीक है, तो किसी भी फसल को होने के लिए उसका जो है पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग किया जाता है। तेजाबी मिट्टी को, तेजाबी मिट्टी देखें ये एसिडिक है, एसिडिक मिट्टी मिट्टी कहते हैं। लाइम क्या है, लाइम क्या है, क्षारीय है, बेसिक है, तो इसमें एसिडिक को जो है बैलेंस करने के लिए बेसिक मिलाया जाता है, पीएच इसका बैलेंस करने के लिए। तो लाइम, चूने का प्रयोग इसका करते हैं, इसका चूने का प्रयोग। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान बताइए। मिट्टी में
खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान। आपको पता है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करने से उसकी क्षारीयता और लवणीयता जो है कम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लाइम, जिसका भी लाइम है सही है, बिल्कुल। विशाल पांडे जी, ललिता जी, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र हरियाणा, पंजाब राज्य, उत्तर प्रदेश या गुजरात में। आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। डी में इसका आंसर हो जाएगा 498। आंसर बताइए। बी बता रहे हैं लोग 498। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? आपको पता है गुजरात में सबसे ज़्यादा लवड़ी मृदा देखने को मिलती है, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, बताइए। अभी हम लोगों ने देखा 500 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुजरात सबसे ज़्यादा लवण प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मृदा का लवणी भवन मृदा को एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। लवणी भवन की वजह से क्या होता है? कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, कुछ मृदाओं को क्या करता है? अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यह कुछ मृदाओं को क्या करता है? अपारगम्य बना देता है, जिसकी वजह से वो अनुर्वर हो जाती है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, बताइए। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? 502 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तेजी से आंसर दीजिए आप लोग। 502। देखिए चाय के लिए आप देखेंगे ज़्यादातर एसिडिक जितने भी मिट्टियां हैं वो जो है उपयुक्त होती हैं। एसिडिक, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय इसका आंसर सही हो जाएगा। जो भी ए बताया है सही है उसका। अब क्वेश्चन है मृदा अपवर्धन अपर्दन एवं सुधार। ये आपका नया टॉपिक है। ठीक है, 4 बजने वाले हैं, अब नया सेशन स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आज रखने की कोशिश करते हैं। ओके, अगला सेशन आपको हिस्ट्री का होगा, आप लोग कहीं नहीं जाइए। ठीक है, हिस्ट्री का जो है सेशन लीजिए। यहाँ पे भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपवर्तन की समस्या, थोड़ा सा हम 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मृदा अपवर्तन की समस्या आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? एक तो होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में है। देखिए छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, उसके बाद गंगा यमुना और चंबल के जो है प्रभावित क्षेत्र है, देखेंगे महाखड्ड का निर्माण वहाँ पे होता है ना। तो अलग अलग होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में आप देखेंगे बजरी और कंकड़ की वजह से जो है मृदा अपवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा क्षेत्र मृदा अपवर्तन के लिए अधिक प्रभावित है? आप देखेंगे चंबल घाटी। और नालिका अपवर्तन के लिए फेमस है, आप देखेंगे महाखड्ड भूमि इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी में खोआ खड्डों का निर्माण का कारण क्या है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, और नालिका अपरदन। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं 505 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अभी अमित सर का क्लास लेकर जरूर जाइएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है।